नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 7:30 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री। केदारनाथ धाम में हो रही भारी बर्फबारी और बारिश हो सकता है, इसकी वजह से समय में बदलाव किया जाए, उनकी यात्रा में बदलाव किया जाए। लेकिन अभी तक जो जानकारी उसके मुताबिक केदारनाथ और बद्री धाम जाने का उनका कल का कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। वहां बारिश और भारी बर्फबारी हो रही है। हाल ही में एक हादसा भी हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा में बदलाव हो सकता है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। विज्ञापन से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली को कचरा मुक्त करने की कोशिश हम करेंगे। दिल्ली सरकार पर निगमों की राशि बकाया है, बकाया भुगतान नहीं किया, इसलिए एमसीडी मर्ज की गई। यानी कि 3 एमसीडी को एक बार फिर से एक किया गया, क्योंकि एमसीडी का बकाया भुगतान नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार किया। जनता को विज्ञापन और विकास में से एक को चुनना होगा। और ये गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में संबोधित करने के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि आप निर्भर दिल्ली बनाना चाहते हैं या आत्मनिर्भर दिल्ली बनाना चाहते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के गांधीनगर में मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मंगोलिया, सूरीनाम के डेलीगेशन से वो मिले हैं। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता और हिंद महासागर क्षेत्र में भी हिस्सा लिया। राजनाथ ने मेडागास्कर के रक्षा मंत्री रिचर्ड से मुलाकात की। मोजाम्बिक, मंगोलिया और सूरीनाम के रक्षा मंत्री से भी हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिले। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों से अपील की। यूआईबीसी एसआईडीएम की संगोष्ठी में अपील की। भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की अपील की है। भारतीय उद्योगों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग विकास का भी बुलावा दिया है, ताकि कमजोरियों, अनिश्चितताओं से मुक्त वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा सके। संगोष्ठी का आयोजन नया विषय पर किया गया। थरूर को मिलने वाले वोटों का गणित आपको समझाते हैं। खड़गे को चुनौती देने वाले शशि थरूर को मिले थे 1072 वोट। कुल वोट की बात की जाए तो 9300 के करीब वोट पड़े, जिनमें से 419 वोट अवैध हो गए। ये वो वोट हैं जिनमें अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी का नाम लिख दिया गया, जबकि वो ऑप्शन में नहीं थे, विकल्प नहीं थे, इसलिए 419 वोट को खारिज किया गया। 7897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले। संख्या देखें तो थरूर को 1997 में शरद पवार से ज्यादा वोट मिले हैं। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से दोनों को 12% के करीब ही वोट मिले। इसका बड़ा कारण सोनिया और राहुल ने थरूर का विरोध नहीं किया। ये मैसेज बनने दिया गया कि वो भी हैं आलाकमान के ही उम्मीदवार। एक स्तर पर शशि थरूर की प्रॉक्सी उम्मीदवार की छवि बनाई गई। आलाकमान के गुड बुक में होने से उनको कई जगह वोट भी मिले। कुछ नाराज और असंतुष्ट नेताओं ने भी शशि थरूर को वोट किया। एक कारण कांग्रेस के युवा डेलीगेट्स का है, जो सच में बदलाव चाहते थे। उन्होंने शशि थरूर को वोट किया। वहीं खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर मायावती का बयान। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा, कांग्रेस अपने बुरे समय में भी दलितों को आगे करती है और उन्हें बलि का बकरा बनाती है। ये उनका छलावा है। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने दलितों की उपेक्षा की है, दलितों का तिरस्कार किया है। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा और सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बना देते हैं। क्या ये छलावा और छद्म राजनीति नहीं? लोग पूछते हैं कि क्या सही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम? और इसके जरिए मायावती ने मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस की नीति, रीति और विचारधारा पर एक करारा प्रहार किया।
सवाल यह है कि रेवड़ी कल्चर पर क्या वाकई में लगाम लग सकती है? कानून में संशोधन कर सकती है सरकार? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में, माफ कीजिएगा 51 में संशोधन कर सकती है। चुनाव आयोग को दंडात्मक शक्तियां प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है, जो रेवड़ी कल्चर के जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं। एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं रेवड़ी कल्चर का विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को इस दिशा में कदम उठाया था। चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई जैसे विभिन्न संस्थानों से कहा इस मुद्दे पर विचार मंथन करें और रचनात्मक सुझाव दें। चुनाव आयोग ने भी अपनी वेबसाइट पर एक नोट डाला और कहा कि वो मौजूदा एमसीसी दिशा निर्देशों को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। हरियाणा में बीजेपी और जजपा गठबंधन पर संकट है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर दोनों के बीच पैदा हुई गड़बड़ाहट। बीजेपी की जीत से सहयोगी जननायक जनता पार्टी को डर है। आदमपुर में बीजेपी की जीत से सीटों की संख्या 41 हो जाएगी और 10 सीटों वाली जेजेपी पर बीजेपी बना सकती है दबाव। राज्य में सरकार बनाने के लिए 90 में से 46 सीट की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी ने संख्या पूरी करने के लिए अभी से ही एक्सरसाइज शुरू कर दी है। वहीं जानकार सूत्रों का कहना है कि 7 आजाद विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि पहले जजपा से अपना गठबंधन तोड़ दिया जाए। हालांकि दोनों ही पक्ष कह रहे उनके संबंधों में कोई गड़बड़ नहीं। दिलचस्प होगा मैनपुरी का उपचुनाव। मुलायम के निधन से खाली हुई सीट पर जल्द हो सकती है घोषणा। एक कारण नेताजी यानी मुलायम के परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा, दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या करेगी। क्या बीजेपी उपचुनाव में उनके किसी सदस्य के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी? ये तय होना भी बाकी है मुलायम परिवार से कौन उम्मीदवार होगा। अभी तक धर्मेंद्र यादव सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप यादव एक बार मैनपुरी से सांसद रहे हैं। वो लालू प्रसाद के दामाद हैं, इसलिए उनका भी इस सीट पर दावा है। डिंपल यादव के नाम की भी चर्चा है, लेकिन इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां की राजनीति करवट लेने लगी है। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को चुनौती देने के लिए बनने जा रहा गठबंधन। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में मुलाकात की जनसेना प्रमुख और अभिनेता पवन कल्याण से। पूरी संभावना है कि दोनों के साथ बीजेपी भी गठबंधन कर सकती है। सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में बनाना चाहती 3 राजधानी। सभी विपक्षी दलों ने जगन के इस फैसले की खिलाफत की और इसी मुद्दे को उठाकर नायडू फिर से काबिज होना चाहते हैं सत्ता पर। जन्मदिन पर बिगड़ी नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत। सिद्धू को पटियाला जेल से राजिंद्रा अस्पताल ले जाया गया। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में पटियाला जेल में बंद हैं सिद्धू। सेंट्रल जेल में 1 साल कैद की सजा काट रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। महाकाल लोक कॉरिडोर में भ्रष्टाचार की शिकायत। लोकायुक्त ने 3 आईएएस अधिकारियों समेत 15 को जारी किया नोटिस। उज्जैन कलेक्टर 2 आईएएस समेत 15 लोगों को 28 तक जवाब देने को कहा गया। अपने पद का दुरुपयोग कर ठेकेदार को वित्तीय लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप है। दरअसल गलियारे में किया गया एक घटिया गुणवत्ता वाली पार्किंग का निर्माण। ठेकेदारों ने अनुचित बिल बनाए, जिन्हें अधिकारियों ने सही जांच के बिना ही मंजूरी दी। अगर बात की जाए बीते 6 महीनों की, तो इस्पात की कीमतों में गिरावट देखी गई। 40% गिरकर 57,000 रुपए प्रति टन इस्पात पहुंचा है। लोह और इस्पात उद्योग में जो कंपनियां काम कर रही है, स्टील मिंट ने कहा कि 15% निर्यात शुल्क से निर्यात में नरमी के कारण कीमतों में गिरावट आई। इस साल की शुरुआत में एचआरसी से कीमतों में बढ़ोतरी हुई। एचआरसी की बढ़ती कीमतें उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए चिंता का विषय है। इस्पात की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर रियल एस्टेट पर है। आवास, निर्माण, वाहन और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे उद्योगों पर
इसका सीधा असर पड़ रहा है। अडानी ट्रांसमिशन की इकाई का बीएमसी के साथ करार, बेस्ट के साथ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए किया करार। 10.80 लाख स्मार्ट मीटर लगाने और उनकी देखरेख के लिए करार किया है। ये करार 1300 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। दिवाली आ रही है और अयोध्या एक बार फिर से दीपों से जगमगाने लगी है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। अयोध्या में इस बार 17 लाख दिए जलाकर बनाया जाएगा रिकॉर्ड और ऐसा लगता मानो हर साल दियों की संख्या लाखों में बढ़ती है और हर साल एक नया रिकॉर्ड तैयार होता है। बीते साल 12 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। दीपोत्सव में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। सरयू आरती में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल। हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। वहीं पटाखा विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें। आप अपना पैसा मिठाई पर खर्च करें। पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पटाखा विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, लोगों को साफ हवा में सांस लेने दी। दरअसल जैसे जैसे सर्दी दस्तक देती है वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होती जाती है। ऐसे में दिवाली में जो पटाखों का पॉल्यूशन होता है वो अस्थमा के लोगों को परेशान करता है, लोगों की जिंदगी को परेशान करता है। हालांकि इसके साथ ही अब वो दौर भी शुरू होगा जब पंजाब में पराली जलनी शुरू होगी और उसका धुआं भी दिल्ली की आबोहवा को परेशान करता है। लेकिन बात करते हैं उस पाकिस्तान की जिसकी किस्मत शायद थोड़ी अच्छी निकली, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हो गया। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर होने पर भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में ये काला धब्बा है, काला दिन है। एफएटीएफ ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था पाकिस्तान को। होना तो यह चाहिए था कि एफएटीएफ उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दे। उल्टा उसकी ग्रे लिस्ट में जो श्रेणी में उसको डाला गया उसे बाहर कर दिया। एफएटीएफ ने उस वक्त आतंकवाद को होने वाली गलत फंडिंग, अनियमितता, गैर सरकारी संस्थानों में मनी लॉन्ड्रिंग को वित्तीय सिस्टम के लिए खतरा माना था और इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि हालात बदल गए हैं। आज भी आतंक को पनपा रहे हैं, आज भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आज भी उनके नेताओं के विदेश के अंदर जब वो जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर अभी भी वैश्विक स्तर पर एक अलग तरीके की रणनीति, जिसका मकसद हिंदुस्तान को परेशान करना। वहीं चीन सीमा के 500 गांव बसेंगे फिर से। एलएसी को नागरिक प्रहरियों से चाक चौबंद करने के लिए कड़ा कदम। भारत सरकार और सेना उठाने जा रही बड़ा कदम। दीपावली से पहले एलएसी के अंतिम छोर के गांव माना जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाइब्रेंट विलेज का दर्जा भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। एलएसी के गांव देश के आंख नाक कान बनेंगे। पलायन भी रुकेगा। भारतीय सेना और प्रशासन संयुक्त रूप से गांवों को विकसित करें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।